हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। और ये कंप्लीट सीरीज चल रही है एमपी आईटीआई टीओ चल रही है। मध्य प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफिसर एमपी टीओ आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। या इसके अलावा और भी विभिन्न विभिन्न राज्यों में, जैसे राजस्थान में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, है ना, हरियाणा में, कहीं भी आईटीआई अनुदेशक आईटीआई अनुदेशक ये अगर पोस्ट निकली हुई है तो इसके लिए ये क्लासेस बहुत ही यूजफुल होने वाली। मैकेनिक डीजल आपकी ट्रेड हो या आपकी ट्रेड हो एमएमबी, क्या ट्रेड हो आपकी एमएम मैकेनिक डीजल आपकी ट्रेड हो, चाहे आपकी ट्रेड हो एमएमवी, आप सभी के लिए क्लासेस होने वाली हैं। इसके पीछे हम लोगों ने काफी सारी चैप्टर कवर कर लिए हैं, जैसे कि इंजन का इतिहास, इंजनों का वर्गीकरण, है ना, अलग अलग आधार पर हमने इंजन को बांटा। के बाद हम लोगों ने 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, है ना, इन सभी प्रकार के इंजन को समझ लिया। फिर हमने इंजन के पार्ट्स को समझा, जैसे कि एक चैप्टर में हमने सिलेंडर को समझा, टाइप ऑफ सिलेंडर पढ़ा। एक चैप्टर में हमने रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक सॉफ्ट, इन सब के बारे में पढ़ा, उनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। एक चैप्टर में हम लोगों ने फ्लाई व्हील, क्रैंक सॉफ्ट, कैम सॉफ्ट, इनके बारे में पढ़ा, है ना। अब जो आपका आज का टॉपिक है ना, तो आपका आज का टॉपिक है वो क्या है, इंजन में कूलिंग सिस्टम। क्या है दोस्त, इंजन में कूलिंग सिस्टम यानी कि शीतलन प्रणाली। शीतलन प्रणाली, है ना। देखिए, अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स पढ़ना है डीजल मैकेनिक ट्रेड का, तो उसके लिए हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, जिसमें आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, क्लास की नोट्स मिल जाएगी, साथ ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कितने? 10 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और इसकी फीस मात्र 399 रुपये है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। इसी में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इसी में आपको वीडियो क्लास भी मिल जाएगा, और इसी में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी कंप्लीट 1 साल तक है। तो अभी जाइए एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के इसको ज्वाइन करिए, है ना। तो भाई, आज का जो चैप्टर है आपका वो क्या है, शीतलन प्रणाली यानी कि कूलिंग सिस्टम। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई इंजन वर्क करता है तो उसमें छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं। हेलो, हाँ बताइए। ओके, हाँ, है ना। उसमें क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, और उनके आपस में घर्षण, फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होती है। क्या डेवलप होती है? हीट डेवलप होती है दोस्त, है ना। देखिए, जब छोटे छोटे पार्ट्स आपस में क्या करते हैं, टच होते हैं उनके सरफेस, तो क्या हमको मिलती है? बहुत ज्यादा मात्रा में हीट मिलती है, यानी कि ऊष्मा मिलती है। अब इस ऊष्मा से के इंजन के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे कुप्रभाव हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इस ऊष्मा को हम लोग दूर करने के लिए, इस ऊष्मा को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कूलिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं। अब ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ना, कि हीट है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर हमको कम करना है, तब हमारी क्या होगी? कूलिंग होगी। अब देखिए, इसका क्या महत्व है कूलिंग सिस्टम का? कूलिंग का महत्व ये है कि जब आपके इंजन के पार्ट्स आपस में घिसेंगे, आपस में फ्रिक्शन करेंगे, उस टाइम पे उसके जो पार्ट्स हैं उनकी उम्र जो है, उनकी लाइफ जो है ना, वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है ना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? वाहन को दीर्घायु व उष्मा के कुप्रभाव, है ना, कुप्रभाव से बचाने के लिए, बचाने के लिए, बचाने के लिए
कूलिंग सिस्टम का यूज करते, है ना, तो वाहन को दीर्घायु बनाने के लिए, जिससे वाहन वाहन आपका लंबे समय तक कार्य कर सके और वाहन के सारे कंपोनेंट जो आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं वो काफी टाइम तक चल सके, उनमें किसी प्रकार का टियर वियर ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखिए, कूलिंग सिस्टम जो आप प्रयोग करेंगे, कूलिंग आप कैसे करेंगे, आप बताइए कि आपने खाना निकाला थाली में, वो खाना बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो दो तरीके हैं आपके पास, किसी भी चीज को, ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म है, अगर कोई, अगर ये पेन है ना, अगर ये पेन लोहे की होती और ये बहुत ज्यादा गर्म होती, तो इसके दो तरीके हैं ठंडे करने के, या तो इसको हवा में छोड़ दिया जाए कुछ देर तक, है ना, तो ये ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे, या तो इसको पानी में डाल दिया जाए, दो तरीके हैं। उसी प्रकार से इस कूलिंग को हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से क्या करते हैं, कैसे कैसे, एक तो हम लोग करते हैं एयर कूलिंग, एयर कूलिंग, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, वाटर कूलिंग। अब इसकी हिंदी लिखवाऊं क्या दोस्त, इसकी भी हिंदी लिखवानी पड़ेगी क्या, है ना, यानी कि वायु शीतलन और जल शीतलन। अब देखिए, एयर कूलिंग को हम लोग डायरेक्ट कूलिंग नाम से भी जानते हैं, एयर कूलिंग को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डायरेक्ट कूलिंग, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा ये चीज, डायरेक्ट कूलिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो एयर कूलिंग, और वाटर कूलिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट कूलिंग, डायरेक्ट। अब ये वाटर कूलिंग जो होती है, फिर से आपको ये दो प्रकार से देखने को, दो प्रकार से देखने को, एक थर्मोसाइफन प्रणाली और एक पंप सिस्टम, है ना, एक थर्मोसाइफन सिस्टम और एक पंप सिस्टम। देखिए, एक क्या है आपका थर्मोसाइफन सिस्टम, और एक क्या आपकी मिलती है, पंप सर्कुलेशन। ये क्या है आपका, वाटर कूलिंग या इनडायरेक्ट कूलिंग। तो जब भी हम कूलिंग करेंगे दोस्त, वो किसी ना किसी तरीके से करेंगे, वो तरीका कौन सा होगा, या तो आपका एयर कूलिंग होगा, या तो आप हवा से उस चीज को ठंडा कर रहे होंगे, उस पार्ट को ठंडा कर रहे होंगे, या तो आप ठंडा कर रहे होंगे किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। जब भी आप वाटर के द्वारा ठंडा करेंगे तो वहां पे या तो थर्मोसाइफन सिस्टम लगाएंगे, या तो लगाएंगे आप पंप सर्कुलेशन, यानी कि पंप से जो है वाटर का सर्कुलेशन कराएंगे पूरी की पूरी आपके ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। इतनी बात क्लियर हुई, बिल्कुल। देखिए, अगर कूलिंग ना किया जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, अगर कूलिंग ना किया जाए किसी भी इंजन में तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, है ना। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे अगर आप कूलिंग नहीं करेंगे तो पहली बात तो उसके पार्ट्स क्या होंगे, आपस में घिस जाएंगे, है ना, तो पार्ट्स जो है की उम्र जो है, लाइफ क्या है, वो जो है कम हो जाएगी, है ना। देखिए, शीतलन प्रणाली की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी शीतलन प्रणाली की, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला तो क्या है कि प्री इग्निशन हो जाएगा। प्री इग्निशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके इंजन के अंदर, जो भी आपके सिलेंडर के अंदर ईंधन भरा हुआ है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ना पेट्रोल डीजल इंजन बढ़िया से, है ना, हो सकता है ये क्लास यूट्यूब पे डलेगी तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बीच की क्लास मिसिंग है, ठीक है। तो देखिए, प्री इग्निशन का मतलब क्या है कि जब हमारे ईंधन को जलना चाहिए उससे पहले ही जल जाए। कैसे पहले जलेगा, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, आपका पिस्टन भी पूरा हीट पड़ चुका है, सिलेंडर भी पूरा हीट पड़ चुका है, और क्या चाहिए, टेम्परेचर ही तो चाहिए आपके ईंधन को जलने के लिए। तो हल्का सा भी तापमान इसका बढ़ा तो आपका ईंधन क्या है, जिस समय जलना चाहिए उससे पहले ही जल जाएगा। तो प्री इग्निशन की प्रॉब्लम आ जाएगी किससे, कूलिंग सिस्टम अगर खराब है तो, ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। उसके बाद डेटोनेशन, नॉकिंग, है ना, मतलब कि एबनॉर्मल वॉइसेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, आवाज पिट पिट की आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी इंजन से। वाल्वों का जल जाना, वाल्व भी आपके जल सकते हैं, काले पड़ सकते हैं। उसके अलावा तेल की कमी से बियरिंग का खराब होना, अगर लुब्रिकेशन भी नहीं है ना, तो बियरिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके अलावा और जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसमें क्या आ जाएगा, टीयर एंड वियर आ जाएगा, है ना, यानी कि घिसाव आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर शीतलन प्रणाली में किसी भी प्रकार के का फॉल्ट आता है तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। सवाल में डायरेक्ट पूछता है ये।
फिर आगे हम लोग बढ़े, वाहनों में प्रयुक्त शीतलक के गुणधर्म, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो आप कूलेंट डालते हैं किसी भी वाहन में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि नॉर्मल कोई भी कूलेंट आपने डाल दिया, है ना। आप कूलेंट देखिए, जो भी कूलेंट आप डालेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, सबसे पहले उच्च ऊष्मीय क्षमता। अब इसका मतलब क्या है कि उच्च ऊष्मीय क्षमता, ज्यादा से ज्यादा हीट को अपने अंदर ले करके बाहर डिसिपिएट कर दे, यही तो मतलब है। अगर ऐसा कूलेंट आपने डाला कि सिलेंडर के अंदर की हीट को खींच ही नहीं पा रहा है, लेकर के दूसरी जगह भेज ही नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब का आप वो कूलेंट। तो इसलिए ऐसा कूलेंट बेस्ट माना जाता है जिसकी थर्मल कैपेसिटी क्या हो, सबसे बढ़िया हो, बेहतरीन हो, क्या हो, मस्त हो, उसकी जबरदस्त हो थर्मल कैपेसिटी। क्लियर है, यानी कि ऊष्मा अवशोषित कर सके। आप लिख लीजिए इसको, अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सके, ये कंपलसरी है ना। चलिए आगे आप देखेंगे कि निम्न श्यानता, लो विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि गाढ़ापन, सीधा सीधा आप ये समझिए। अगर आपने जो कूलेंट डाला वो बहुत ही गाढ़ा है, यानी कि बह ही नहीं पा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो हीट को सिलेंडर से लेकर के बाहर रेडिएटर तक, या कहीं किसी ऐसे स्थान तक जहां पे उस हीट को रिजेक्ट करना है, वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो ये खूब ऑप्शन में आएगा ना, तो आप लोग लो थर्मल कैपेसिटी मार के आ जाओगे, मीडियम थर्मल कैपेसिटी मार के आ जाओगे। तो ये ध्यान रखना दोस्त, हाई थर्मल कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है, ये गुण है इसका। उसके बाद विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, हाई विस्कोसिटी करके नहीं आना है। विस्कोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, सरलता से वो बह सके, सरलता से बह सके। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहे कि लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो आपने पढ़ा है ना। उसके बाद लो कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चीला हो, जिसे आसानी से हम लोग खरीद भी पाए, इतना भी नहीं कि बहुत महंगा हो तो कुछ लोग कूलेंट डालें ही ना अपने वाहन में, है ना, डर के मारे कि यार इतना महंगा है और तब तक इंजन आपका खराब हो जाए। तो बहुत आसानी रेट पर, कम रेट पर बाजार में सस्ते उपलब्ध हों, उपलब्ध हों। उसके बाद नॉन टॉक्सिक, जहरीला ना हो, किसी भी प्रकार का जहरीला ना हो, गैर विषाक्त, जहरीला ना हो। उसके बाद रासायनिक निष्क्रियता। अब इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का केमिकल उसमें एक्टिविटी ना हो, कि पता चला कि किसी और छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के वो जंग बना ले, संक्षारण लग जाए आपके इंजन के पार्ट्स में ही, आप गए थे कूलेंट डालने बचाने के लिए, एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो केमिकल जो है वो किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। उसके अलावा विद्युत कुचालकता, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि बीच बीच में स्पार्क ना हो। जब विद्युत का कुचालक रहेगा तो स्पार्क नहीं होगा, है ना, तो स्पार्क ना हो, ना हो, इसलिए क्या होना चाहिए, वो विद्युत का कुचालक होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाहनों में प्रयुक्त शीतलक के, कई बार सवाल पूछा गया जा चुका है आप लोगों से। फिर आगे हम लोग बढ़े तो शीतलक को परिवर्तित करने हेतु अनुशंसित अंतराल। देखिए, जो कूलेंट होता है ना, उसको समय समय पे बदलना होता है, समय समय पर उसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है कूलेंट को। तो देखिए, जब शीतलक पुराना हो जाता है तो इनका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, जो इंजन के विभिन्न भागों, गैसकेट तथा सील को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रत्येक 3 वर्ष में इसको क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। परंतु कुछ वाहन की कंपनियां जो है वो क्या कहती हैं, 10 वर्ष या 10,000 मील के पश्चात बदलने की सलाह देती है ना। तो लेकिन सबसे अनुशंसित क्या है कि इसको 3 साल में आप बदल दें, या 10,000 किलोमीटर में भी इसको बदला जाता है। तो 10,000 किलोमीटर जब आपका वाहन चल जाए तब इसको कंपलसरी है कि आप इसको क्या करें, चेंज कर दें, जो भी आपका पुराना कूलेंट है उसको नए कूलेंट से क्या करें, रिप्लेस कर दें। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम लोग बढ़ें तो शीतलन प्रणालियों के प्रकार में, अभी मैंने ग्राफ बना के आपको बताया कि एक आपके पास कौन सी प्रणाली होती है, एयर शीतलन प्रणाली, यानी कि एयर कूलिंग सिस्टम। अब देखिए, एयर कूलिंग सिस्टम हमेशा हल्के इंजन में प्रयोग किया जाता है। अगर कोई इंजन आपके पास टू व्हीलर है ना, 2 पहिया या 3 पहिया
वाहनों में यह शीतलन प्रणाली, यह शीतलन, नोट्स मिलेगी आपको है ना एप्लीकेशन में, बढ़िया तरीके से लिखी हुई। यह शीतलन प्रणाली प्रयोग की जाती है। एक तो सवाल यही पूछ लेगा कि दो पहिया तीन पहिए में कौन से प्रकार की शीतलन प्रणाली, या आपसे पूछ लेगा कि हल्के वाहनों के लिए, हल्के वाहनों के लिए, तो हल्के वाहनों के लिए भी एयर कूलिंग सिस्टम। अब देखिए इसमें होता क्या है, सिलेंडर के चारों तरफ पतली पतली टेपर फिन बना दी जाती है, पतली पतली पट्टी बढ़ा दी जाती है। देखें आप यहाँ पे पतली पतली क्या बढ़ा दी गई है, पट्टी बना दी गई है। किधर, सिलेंडर की तरफ, सिलेंडर की दीवार पे बाहर की तरफ। अब इसके अंदर क्या होगा कि एयर आएगी और इस फिन के अंदर क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। एयर आएगी इस फिन के अंदर फंस जाएगी। अब देखिए अगर ये फिन नहीं होती तो एयर का कांटेक्ट सिर्फ इतना होता एरिया थोड़ा सा। अब ये फिन होने की वजह से एयर पूरा यहां आके इकट्ठा हो गई, फिर यहां आके इकट्ठा हो गई, फिर यहां, तो एयर के संपर्क का जो कांटेक्ट का एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या हो गया, बढ़ गया। जब एयर का कांटेक्ट एरिया बढ़ गया उस वजह से इसकी कूलिंग जो है वो अच्छी होने लगेगी, है ना। तो पतली फिन इसमें लगी होती हैं। इसकी खासियत क्या है, फिन लगी होती हैं जिसमें एयर फंस कर कूलिंग करता है। क्या करता है, कूलिंग करता है। एयर जो है वो फंस करके आपके इंजन को ठंडा करती है। ये एयर कूलिंग सिस्टम की बात हो गई। बहुत ही हल्के वाहनों के लिए, है ना, अगर दो पहिया, जैसे बाइक आप देखेंगे, बाइक के सिलेंडर के चारों तरफ ऐसे पतली पतली फिन लगी होती हैं, बीच में जहां पे इंजन होता है, तो वहां पर हवा जा करके फंसती है और हवा का कांटेक्ट एरिया, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कांटेक्ट एरिया का है कि हवा जो है उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, तब जो है क्या होगा, आपका आराम से कूलिंग हो पाएगा, है ना। इसके अलावा हवाई जहाज में कई बार पूछा गया है ये सवाल, हवाई जहाज में किस प्रकार की कूलिंग सिस्टम प्रयोग की जाती है। तो हवाई जहाज में भी एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, क्योंकि एयर बहुत तेजी से वहां पे मिलती है। और साथ में हमारे वेट को भी कम करना होता है, आपको ऊपर चलना है तो कम से कम छोटी छोटी चीजों को एलिमिनेट करके उसका वजन घटाया जाता है। तो एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूल्ड इंजन सिस्टम, कूलिंग इंजन सिस्टम, ये हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो इसके कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं इसके एयर कूलिंग सिस्टम के। सबसे पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं। देखिए इस प्रणाली में पानी जमने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि पानी इसमें यूज ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ठंडे प्रदेशों में, जैसे कि जहां बॉर्डर पे, है ना, जहां आपके सैनिक लगे हुए हैं, अगर वहां पे आप वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से मौसम जम जाएगा। जब जम जाएगा तो कूलिंग कर नहीं पाएगा, अब आपका इंजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे जहां पर पानी जमने की संभावना होती है, वहां पे भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसका ये लाभ माना जाता है। इस शीतलन प्रणाली का रख रखाव सरल होता है, कोई मेंटेनेंस ही नहीं होता है, सरल की बात छोड़िए। उसके अलावा इस प्रणाली में इंजन के भार में वाटर पंप, रेडिएटर तथा फैन अतिरिक्त का भार नहीं रह जाता है। अगर वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ एयर कूलिंग सिस्टम है, तो पतली पतली फिन लगा दिया, उसके अलावा ना रेडिएटर लगाया, ना पंप लगाया, ना वाटर हॉज पाइप लगाया, इस प्रकार के छोटे छोटे उपकरण नहीं लगाए, तो भार भी आपके इंजन का क्या हो गया, कम हो गया। इस प्रणाली में सिलेंडर की ढलाई सरलता से हो जाती है, क्योंकि उसमें वाटर जैकेट नहीं बनाए जाते हैं। देखिए वाटर कूलिंग जो सिस्टम होता है उसमें रेडिएटर तो होता ही है, रेडिएटर से पानी जाने के बाद हौज पाइप से सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर पानी भरा भरा जाता है ठंडा करने के लिए। तो इस प्रकार के एयर कूलिंग सिस्टम में वाटर जैकेट नहीं बनाना पड़ता, इसलिए सिलेंडर की ढलाई यानी कि कास्टिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। उसके अलावा इस प्रणाली में इंजन शीघ्र अपने सामान्य तापक्रम पर आ जाता है। अब कुछ इसकी हानियां हैं। हानियां क्या है, हानियां, सबसे बड़ी हानि क्या है कि इससे इंजन शोर अधिक करता है। उस फिन में जब हवा जाके टकराएगी ना तो बहुत ज्यादा फर 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 साए साए की बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो नॉइस बहुत अधिक करता है ये। इसके अलावा इंजन की दक्षता कम हो जाती है। इसके अलावा इस प्रणाली के अंतर्गत बड़े इंजनों में फिन्स बनाने होते हैं, है ना, बड़े इंजन में बड़े फिन्स बनाने होते हैं। छोटा इंजन तो छोटा फिन, बड़ा इंजन अगर हो गया तो उसकी फिन भी इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी जिसमें हवा ज्यादा कांटेक्ट एरिया बना पाए। इस प्रणाली के अंतर्गत इंजन धीरे धीरे ठंडे हो पाते हैं, बहुत फास्ट कूलिंग इसमें नहीं हो पाती है। भाई पानी जल्दी ठंडा करेगा, वही
आप एग्जाम्पल याद करिए कि पेन अगर लोहे की होती और ये खूब गर्म होती तो इसको हम हवा में रखते तो धीरे धीरे ठंडी होती, पानी में रख दिया भाई तो जल्दी ठंडी हो गई, जाहिर सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। जल शीतलन प्रणाली है ना। अब आ गया आपका वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में आप जाएंगे जब, तो आपको पता है कि वाटर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर भी होता है। रेडिएटर, इसमें होता क्या है कि इसमें कूलिंग सिस्टम में हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, और ये जल पंप के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और सिलेंडर के चारों तरफ, सिलेंडर के चारों तरफ क्या होता है, वाटर जैकेट्स बनाए जाते हैं, वाटर जैकेट बनाए जाते हैं। उसी वाटर जैकेट में जाकर के आपका पानी एकत्रित होता है और आपके सिलेंडर की हीट को खींचता है अपने आप में, और पानी गर्म होने के बाद फिर से जाता है रेडिएटर में ठंडा होने के लिए। यही इसकी कार्य प्रणाली है ना। यही इसका क्या है, कार्य प्रणाली है। अब देखिए, वाटर जैकेट से हौज पाइप द्वारा जल रेडिएटर में पहुंचता है, रेडिएटर में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, रेडिएटर में पहुंचता है, और उसके बाद हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। रेडिएटर में फैन लगा होता है रेडिएटर के पीछे, जो कि उसको कूल कर देता है, और फिर से वो पानी हौज पाइप के द्वारा पहुंचता है कहाँ पे, वाटर जैकेट में, जो कि सिलेंडर के चारों तरफ लगा होता है। इस प्रकार से क्या होती है, आपकी कूलिंग होती है ना। और ये हौज पाइप किसका होता है, रबर का बना होता है, ये भी पूछा गया है, रबर का बना होता है। तो देखिए, जल शीतलन प्रणाली में अगर आप जाएंगे तो इसके भी कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। इसकी भी क्या है, कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। जैसे इस प्रणाली में इंजन सुसंगठित डिजाइन, है ना, वाले होते हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले होते हैं, बहुत छोटे डिजाइन वाले। बहुत बड़ा इंजन नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि फिन नहीं है, और फिन की वजह से इंजन स्थान ज्यादा घेरता था। इस प्रणाली के इंजनों में ईंधन की खपत उच्च संपीड़न कंप्रेशन पर होती है। इस प्रणाली के द्वारा इंजन के सिलेंडर हेड तथा वाल्व सीटें के ताप को आसानी से कम किया जा सकता है। इस प्रणाली का डिजाइन इंजन के आकार पर निर्भर नहीं करता है ना। साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, डिसएडवांटेजेस। जैसे इस प्रणाली में रेडिएटर को अत्यधिक बड़ा बनाना पड़ता है, आवश्यक होता है, जिससे पानी शीघ्र ठंडा हो सके। जितना बड़ा रेडिएटर रहेगा उतना ज्यादा कांटेक्ट में जो उसके पीछे फैन लगा हुआ है वो हवा को झोंक पाएगा और पानी आपका ठंडा हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका नुकसान हुआ। इसमें यदि किसी कारणवश जल मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाए तो यह प्रणाली अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होती है, नुकसान है। जैसे कि आपका जो रबर हौज पाइप है उसमें कुछ फंस गया, कुछ कचरा फंस गया, तो आपका पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम ही बंद हो जाएगा। लेकिन एयर कूलिंग सिस्टम में तो ऐसा नहीं था, फिन में हवा तो भाई जाना ही जाना है। तो ये भी इसका क्या है, थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी कुछ हानियां हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ें तो जल शीतलन प्रणाली के प्रकार। पीछे मैंने एरो में बताया ना कि शीतलन प्रणाली दो प्रकार से, हमारे साथ साथ पढ़िएगा। एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम के अंदर फिर हम लोग जाए गए थे तो वहां पे आपने देखा था कि थर्मोसाइफन प्रणाली और पंप सर्कुलेशन प्रणाली, है ना। कौन कौन सी, थर्मोसाइफन प्रणाली और पंप सर्कुलेशन प्रणाली। अब थर्मोसाइफन अगर प्रणाली को हम लोग देखें तो साधारणतः थर्मोसाइफन प्रणाली में इंजन के आगे एक रेडिएटर लगा होता है। इंजन के आगे साइड, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हम देखेंगे, कार में देखेंगे आप लोग, तो आगे क्या लगा होता है, एक रेडिएटर लगा होता है। इसके नीचे वाली हौज पाइप में रेडिएटर का ठंडा पानी इंजन के ब्लॉक में जाता है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला हौज पाइप है इससे क्या है, ठंडा पानी जाएगा, ठंडा। देखिए ऊपर वाली जो हौज पाइप है ना, यहाँ पे क्या होता है, गर्म पानी होता है। अब गर्म पानी हमेशा गर्म होगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर उठेगा। ठंडा पानी हमेशा नीचे, क्योंकि ठंडे पानी का वेट ज्यादा होता है। तो देखिए इस हौज पाइप से क्या होगा, इंजन का गर्म पानी इधर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आपके फिलर कैप के द्वारा हेडर टैंक में पहुंचते हुए, और फिर रेडिएटर की पतली पतली पट्टियों से गुजरते हुए, और यहां से हम लोग क्या देते हैं, फैन देते हैं। यहां से क्या लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है फैन।
और ये पानी यहाँ से फिर नीचे गिरता है, कलेक्टर टैंक में आता है, तब तक ये पानी क्या हो चुका होता है, ठंडा हो चुका होता है। यही सिस्टम होता है आपके थर्मोसाइफन प्रणाली का। थर्मोसाइफन प्रणाली में आप ये देखेंगे, इधर भी एक फैन लगा हुआ है। थर्मोसाइफन प्रणाली में अपोजिट ऊपर चढ़ के बिना किसी पंप के क्यों पानी ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि पानी हो गया है गर्म, और पानी गर्म होने के बाद हो जाएगा हल्का, और ठंडा पानी कहाँ आएगा, नीचे, इस वजह से। और ये साइफन प्रणाली है, ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे ही आएगा ये, है ना, यहां से यहां नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण। तो थर्मोसाइफन प्रणाली हो गया। यहां से पानी गर्म होकर वाटर जैकेट या वाटर पैसेज में इंजन हेड में गर्म होता हुआ इंजन हेड से पाइप द्वारा रेडिएटर के ऊपरी टैंक में प्रवेश करता है। रेडिएटर के ऊपरी टैंक में कहां करता है दोस्त, प्रवेश करता है। क्या ये भूलेगा फिगर? अगर ये फिगर दिखा के आपसे पूछ लिया गया कि किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम है, तो क्या ये भूलेगा दोस्त? नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पंप सर्कुलेशन पे आते हैं। पंप सर्कुलेशन प्रणाली में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा पंप लगा होता है, बस, और कोई अंतर नहीं होता है ना। पंप सर्कुलेशन प्रणाली को हम लोग फोर्स फीड सिस्टम भी कहते हैं। क्यों फोर्स फीड सिस्टम कहते हैं? क्योंकि इसमें फीडिंग जो है वो फोर्सफुली की जाती है, किसके द्वारा, पंप के द्वारा। तो ये इसका फिगर है, फिगर दिखा करके पूछेगा, है ना। यहाँ पे भी लगी होती है फैन, और यहाँ पे भी रेडिएटर का ऊपरी टैंक होता है जिसमें गर्म पानी, है ना, जहाँ पे आपका हॉट वाटर और यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर। बस अंतर इतना कि यहाँ पे लग गया आपका एक पंप, है ना। और थर्मोसाइफन प्रणाली की भी फिगर जो है आप अच्छे से पहचान पाएंगे। आगे बढ़े हम लोग, शीतलन प्रणाली के मौलिक अवयव, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। कुछ कूलिंग सिस्टम में छोटे छोटे इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो ये पहचान करके आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव कूलिंग सिस्टम का अंग नहीं है। ऐसे सवाल आएगा, कौन सा कंपोनेंट कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है या यूज नहीं होता है, किसकी जरूरत नहीं है कूलिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले रेडिएटर। रेडिएटर आपने पीछे देखा, थर्मोस्टेट, थर्मोस्विच, कूलेंट हाउज, वही पाइप, वाटर पंप, कूलिंग फैन, रेडिएटर प्रेशर कैप, वाटर जैकेट जो कि इंजन के चारों तरफ लगाया जाता है, रेडिएटर शटर एवं काउल। ये सारे कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, ये कूलिंग सिस्टम के मौलिक अवयव हैं। ये कूलिंग सिस्टम के क्या है दोस्त, मौलिक अवयव हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रेडिएटर दिखाया है आपको, क्या दिखाया है, रेडिएटर दिखाया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इनलेट हौज पाइप हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंशन टैंक है, कभी इमरजेंसी में एक्सपेंस हुआ तो। यहाँ पे आपका फैन लगा हुआ है, ये आपका प्रेशर कैप हो गया, ये आपका फिलर नेक हो गया, ये आपका इनलेट टैंक हो गया। यहाँ पे आपकी आउटलेट पाइप हो गई, जो कि बाहर की तरफ जाएगा यहाँ से पानी, और यहाँ से पानी आएगा रेडिएटर में अंदर। रेडिएटर से पानी बाहर जा रहा है, इसका मतलब कि वो कहाँ जा रहा है, अब वो जा रहा है इंजन में। कहाँ जा रहा है, इंजन में। रेडिएटर से पानी बाहर निकलने के बाद कहाँ जाता है, इंजन में जाता है, क्योंकि रेडिएटर से पानी बाहर निकलता है तो वो हो जाता है ठंडा, है ना। ठीक है, रेडिएटर में पानी आ रहा है, इसका मतलब वो कहाँ से आ रहा है, इंजन से आ रहा है, क्योंकि रेडिएटर में जब पानी पहुंचेगा तो वो रहेगा गर्म, और गर्म पानी को ठंडा करने के लिए भेजा जाता है रेडिएटर में। छोटा सा फिगर अगर हम लोग और देखें तो यहाँ पे आपका इंजन लगा हुआ है। इंजन के चारों तरफ आप लोग देखेंगे कि वाटर जैकेट्स बने हुए हैं, जिसके चारों तरफ से पानी आपका क्या है, फ्लो कराया जा रहा है। यहाँ पे आप ऐसे देख पा रहे होंगे, पानी क्या है आपका, फ्लो कराया जा रहा है। यहाँ पे लगा हुआ है कूलिंग फैन, और ये जो आपका वाटर पंप लगा हुआ है, इस वाटर पंप को भी चलाया जा रहा है आपको इंजन की क्रैंकशाफ्ट से, और यहाँ से हॉट वाटर भेजा जा रहा है आपके रेडिएटर में। रेडिएटर से इस फैन के द्वारा पानी नीचे की तरफ गिराया जाता है बॉटम टैंक की तरफ, जो कि ठंडा होने के बाद फिर से इंजन में भेज दिया जाता है। बेसिक सा प्रिंसिपल कूलिंग सिस्टम का रहा। अब कूलिंग सिस्टम के साथ साथ आपका एक चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का भाग है वो, जो कि है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम, है ना, लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बाकी नोट्स आपके पास है। प्रैक्टिस करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ढेर सारा मैंने कराया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा क्लास में। तो पहले ये क्लास, उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो इस क्लास को रोकते हैं हम लोग यहीं पे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।